सरकार इतनी ईगो में है कि वो MHA की गाइडलाइन भी ना माने। कहीं पे भी पैकेज जो दिया 350 करोड़ 20 लाख करोड़ इस ढंग से पैकेज की घोषणा करते। वो जो प्रसाद बांटने में भी कहीं पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। लोगों का गुजारा किस ढंग से हो पाए, लोगों का किस ढंग से गुजारा हो पाए, इसकी तरफ अनदेखी की गई। और लोगों का गुस्सा, लोगों का टेम्परामेंट, लोगों का रोष जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसको डिमोरलाइज करने की भावना तो नहीं। सरकार इतनी ईगो में है कि वो MHA की गाइडलाइन भी ना माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया तो कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा बहुत से ख्वाब जो है यहाँ की जनता को दिखाए गए और कहा गया कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का भला ही भला होगा और फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, नौकरियाँ बेशुमार होंगी। लेकिन जिस तरीके से समय बदलता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो लोग अब कहीं ना कहीं ये बोलते नज़र आ रहे हैं कि यूटी अब हमारे लिए फ़ायदे नहीं दे रही जिस तरीके से सेंटर ने कहा था। एक नई देन जो जल्द ही जम्मू कश्मीर के वासियों को मिलने वाली है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। बहुत से मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला जी हैं। रमन भल्ला जी, ये एक नई देन जो है अब लोगों को मिल रही है। एक तो कोरोना वायरस के दौरान, महामारी के दौरान कामकाज सबके ठप पड़े हैं। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स जो नया इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, क्या कहना है आपका? एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स को जल्द लगाने की सोच रही है सरकार। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो नुमाइंदे यहाँ पे चुन के गए थे, अब तो संसद यहाँ पे है, लेकिन भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है और यहाँ पर भी है। आज के इस मौजूदा हालात में कोरोना की जंग में लोग शामिल है। कितनी लोगों को नुकसान यहाँ पे हुआ। जम्मू कश्मीर में अर्बन पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो ऑलरेडी मिलिटेंसी से, प्रॉक्सी वार से जूझती हुई काफ़ी नुकसान भी उन लोगों ने झेला है और अपने पाँव पे खड़ा होते हुए आर्थिक मदद की गुहार भी यहाँ पे लगाते रहे। और भाजपा जो दावे करती थी, कहीं पे भी पैकेज जो दिया 350 करोड़ 20 लाख करोड़ इस ढंग से पैकेज की घोषणा करते थे। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा सेक्टर ये अभी तक आम लोगों को बता नहीं पाया कि उस सेक्टर में कितनी आर्थिक मदद मिली है। ट्रांसपोर्टर्स को 1-1 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया देगा। जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, चाहे रेडी वाले हो, फड़ी वाले हो। अभी तक भी कई जगह पे मंदिरों के दरवाजे तो खोल पे, लेकिन जो प्रसाद बांटने में भी कहीं पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। लोगों का गुजारा किस ढंग से हो पाए। कई लोग जो ऐसे प्रभावित यहाँ पे हुए हैं, तो जहाँ पे आर्थिक मदद की वो गुहार लगाते थे और ऊपर से टैक्स का लगाना, टोल प्लाजा के ज़रिए पैसे का वसूलना, जो अभी अवॉइड किया जा सकता था जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए। लेकिन इन लोगों ने, सरकार आज कमर्शियल अदारे के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है। लोगों का किस ढंग से गुजारा हो पाए इसकी तरफ अनदेखी की गई। पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हुए बिजली के यूनिट और ज़्यादा उसका रेट बढ़ाया जा रहा है। हर जगह पे पैसों की वसूली, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन में सिलसिलों कितने परसेंटेज बढ़ोतरी यहाँ पे है। इकोनॉमिकल पैकेज के माध्यम से पूरी इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव यहाँ पे नहीं किया जा रहा। लोग तो ये उम्मीद करते थे कि पानी और बिजली के सिलसिले में जो राहत फैक्ट्री वालों को मिली है, रेजिडेंशियल एरिया में भी मिल पाएगी। गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बाद कंसल साहब को क्लैरिफाई करने के लिए आना पड़ा। लोगों को खुशी की लहर थी, चलो हमें 50% मदद मिलेगी, लेकिन कंसल साहब को फिर करना पड़ा भाई ये पैकेज जो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के यहाँ पे है। अभी तक कोई प्रॉपर तौर से नई इंडस्ट्री, नई यूनिट भी हिंदुस्तान के लोगों में से जम्मू कश्मीर में आके खोल नहीं पाया, ताकि लोगों को लगे कि कोई रास्ते निकलेंगे, नौजवानों को बेरोज़गारी से हटा के कहीं पे कोई रोज़गार मिल पाएगा। तो दिन ब दिन, आए दिन लोग रोज़ दुश्वारियों का सामना करते हैं और लोगों का गुस्सा, लोगों का टेम्परामेंट, लोगों का रोष जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए, और प्रशासन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। प्रशासन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए नंबर ज़रूर देता है कि हेल्पलाइन। आज आप देखो कि लखनपुर में कितने लोगों को दिखते हैं, लोग बार बार डिस्ट्रेस कॉल्स यहाँ पे करते हैं कि हम लखनपुर से आते हुए, आप नवरात्रे आ रहे हैं, माता के दर्शन करने हैं, लेकिन आए दिन वहाँ पे लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ भाजपा के लोगों की मंशा क्या है कि क्या वह भक्तजन में रूप में जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसको डिमोरलाइज करने की भावना तो नहीं। आज देरी क्यों? पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट के एंट्री पॉइंट में
कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर वायदा है कि जो सरकार इतनी ईगो में है कि वो MHA की गाइडलाइन भी ना माने, तो सरकार में जो इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले लोग किसके सहारे यहाँ पे रहेंगे? लोग अपनी गुहार कहाँ पे लगाएंगे? आज PDD के डेली वजह कितने दिन हो गए हड़ताल में, उससे आपकी पानी की सप्लाई अफेक्टेड होगी। तो को ग्राउंड में क्या बंदोबस्त करेंगे? लगातार प्रदर्शन उनका जारी है। PDD वाले लोग हों, PHE वाले लोग हों, होमगार्ड वाले लोग हों, आपके जो दूसरे अदारे में कंट्रेक्चुअल लेक्चरर यहाँ पे हों, रहबरे खेल वाले के लोगों में गुस्सा है। तो आए दिन कहीं पे भी लोगों को राहत देने के लिए उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कोई ना आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई ना कोई मॉनिटर यहाँ पे करे। पिछले 10 दिनों में 10 एडवाइज़रों की कई जगह मीटिंग होती थी, उसको पोस्टपोन किया जाता है किसी ना किसी बहाना दे के। अब कोरोना की आड़ में कोई आदमी मिलेगा भी नहीं। जिस लोगों को DC के दफ्तर चक्कर लगाने पड़ते हैं, DC की एंट्री बंद है। किसी और दफ्तर में जाना हो तो डायरेक्ट कोई अफसर मुलाकात नहीं करता। पुलिस अफसरों के पास जाना, वहाँ पे दिक्कत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग वो अपनी परेशानियाँ बताते हैं, तो वहाँ पे तो ये बंदर बांड किस्म का लॉकडाउन का और इस कोरोना वायरस का पूरा फ़ायदा लेते हुए ये लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स भी लाया गया, शायद ये सोच के कि इस वक्त कोरोना के जंग में लोग शामिल है, सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे, मास्क का और इसका दाड़ा बना के डिजीज़ एक्ट का ला के हम उन पर सख्ती यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन जब लोग ठान ले, लोगों पर ज्यादती का बोझ इतना डाल दिया, लोग हर सड़कों पे आ गए। गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए ये एक कदम यहाँ पे था। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जरूरी अपनी बात ऊपर तक पहुँचा पाएँ, बशर्ते कि सुनने वाला हो, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात ना हो। वो अभी भी गुहार इनकी सुने, कोई आदमी इनके बीच में जाए, बातें सुने और लोगों को लगे ये सरकार जो है ये अपने लोगों की सरकार है। भाजपा तो दावे करती थी जनाब गवर्नर साहब अपने हैं, हमारी सरकार है, तो वह आज भाजपा करनी क्यों कतराती है? दावे बड़े करते हैं। जब इनके भाषण सुनो, सबसे बड़े बड़े भाषण यहाँ पे करते थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई आपने किया क्या ग्राउंड में तो बताओ। जम्मू के क्या फेस लिफ्ट नहीं कर पाए आप? जम्मू क्या आर्टिफिशियल लेक को बना पाए? जम्मू का गंडोला को, मुमाया वाली गंडोला को बना पाए? जम्मू का गोल्फ कोर्स है क्या उसको एक्सटेंड कर पाए? क्या जम्मू का एयरपोर्ट की एक्सटेंशन थी उसको बढ़ा पाए स्ट्रिप को? क्या एम्स की तैयारी करवा पाए? आप लोगों के माध्यम से आप तो सारे मेडिकल कॉलेज अगर जाओ तो वहाँ पे ऑक्सीजन की हालत को देखते, दूसरी हालत लोग प्रेफर करते हैं कि पंजाब में दाखिल हो जाओ, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जाके मौत को बुलावा नहीं देना। आज इतनी एक्सपर्टीज की टीम आई, लेकिन फिर भी हमारा मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बढ़ रहा है। 19-20 एवरेज यहाँ पे चल रही है, नौजवान आदमी जा रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या साधन है? आज रैपिड टेस्टिंग फिर बंद कर दी क्योंकि WHO ने फंडिंग बंद कर दी, ये अपने काम को पीछे हट गए। चाहिए था कि जिस ढंग से लोग प्रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज से बाहर पंजाब में जाकर, जितने जम्मू शहर के नर्सिंग होम हैं उनको मान्यता इन लोगों ने दी है। 10% 10 बेड तो कोरोना के सिलसिले में जो लोग हैं जो पंजाब में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी देखभाल के लिए अपना पूरा अगर सुविधा पूरी लेते हैं, गवर्नमेंट के रहते पूरी लेते हैं, तो 10 बेड हर नर्सिंग होम में ज़रूर होने चाहिए। 10 नहीं हो, 5 हो, कुछ ना कुछ तो राहत मिले, एक आइसोलेशन वार्ड वहाँ पे बना पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉन कोविड पेशेंट को भी बड़े परेशानी से गुजरना पड़ा है। अफसर कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, अब डॉक्टर प्रभावित होने लगे हैं। पुलिस वाले अफसर जो कोरोना वॉरियर हैं वो भी प्रभावित होने लगे हैं, कहीं ना कहीं कभी तो है। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर खास करके हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से बात की। हमने कहा आप ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगी जब पैसा और रेवेन्यू इकट्ठा होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू हमारे पास अभी इकट्ठा होता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए या किसी भी तरीके से, उससे तो सैलरी ही जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो निकल जाती है। जब हम ये प्रॉपर्टी टैक्स जब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा और अच्छे तरीके से जो है और भी खूबसूरत जम्मू कश्मीर दिखेगा। ये कल तक तो बोलते थे मोदी साहब का तो कोई पैसे की कमी नहीं, हम लोगों ने भी सरकारें चलाई, हम लोगों ने भी काम यहाँ पे, अब तो 40 से ज़्यादा कारपोरेटर इनके हैं। मेयर साहब की बातों पे हंसी भी आती है, ये तो हरी सिंह की छुट्टी भी कर गए थे। तो बताओ, पूछो इनको छुट्टी कहाँ था? आपके पास मैंडेट है? आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आप चौकों का नाम तो तब्दील करते हो, लेकिन स्वच्छ अभियान में जम्मू सबसे पीछे आता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो ये दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी में पहले कभी नहीं हुआ। आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो हालत है, कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं, अफसरों में सुनवाई इनकी नहीं, अफसरों का बोलबाला है। जो लोगों की दिक्कतें हैं उनमें कहीं समाधान यहाँ पे नहीं, कहीं नए मॉडर्न स्लाटर हाउस नहीं, कहीं नवा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिलसिले में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत थी उस पर कहीं पे गुहार नहीं। तो जो आर्टिफिशियल लेक या आर्टिफिशियल जो फेस लिफ्टिंग जम्मू शहर की थी, आज मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को लेकर जो हमारी डोगरों की धरोहर थी,
भाजपा के कारपोरेटर हों, भाजपा के मेयर हों और हमारे पक्की डक्की हो, इलाका मोहल्ला, उनके लिए गेट बंद करते हैं। तो मुबारक मंडी डोगरे की पहचान थी, धरोहर थी। आप डेवलपमेंट करो, लेकिन लोगों की सुविधा तो देखो। आपने कौन आदमी है यहाँ पे? अफसरों का इतना बोलबाला हो गया कि लोकल लोगों को परेशानी के आलम से गुजरना पड़ता है। आज लोग भाजपा जो दावे करती थी, हम बहुत बड़े गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राहत देंगे। आप बताओ, भाजपा के टाइम और कांग्रेस के टाइम पे राशन की अगर बात करें तो 70 साल में हम लोगों ने 8 रुपये किलो जो आटा था 10 रुपये 8 रुपये तक किया, 25-25 पैसे बढ़ा के। कहीं चावल था 10 रुपये तक किया 70 साल में। इन्होंने तो एक साल में ही आटा 13 रुपये किलो 15 रुपये किलो कर दिया। कितने परसेंटेज इंक्रीज़ करा दी। राशन और चीनी राशन डिपो से गायब है। और कहीं पे लोगों को राशन कार्ड में नए लोगों ने शामिल हो रहा तो 2011 के सेंसस के मुताबिक उन लोगों को दिखते हैं। आप ये डिलिमिटेशन करते हैं तो 2011 के सेंसस में करते हैं। तो आज के दिन में जो लोगों की अपेक्षा थी कि ये सरकार कहीं पे उन पे खरा उतरेगी, सरकार कहीं पे खरा नहीं उतर पाई। स्टूडेंट, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों जो पेंशनों का इंतज़ार करते हैं, लोगों को नुकसान यहाँ पे हुआ, लोगों को राहत नहीं पहुँची। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए आज पीडीडी के डिलीवरी वो भी डिमांड करते हैं, अगर आपने यूटी बना दी तो हमें सैलरी तो यूटी के हिसाब से दे दो जी, वो भी कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ये एडॉकिज़म में यहाँ पे चल रहे हैं। गवर्नर साहब कोशिश करते हैं, सियासी तौर पे आए हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे ब्यूरोक्रेसी भी उनको मानने वाली नहीं है। आज गवर्नर साहब को चाहिए खुद अपने फ़ोन से किसी भी अफसरों को जो यहाँ पे दफ्तरों में बैठे हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग है, उनको फ़ोन करके बात करने की कोशिश करें और सही रिपोर्ट लें। कौन अफसर फ़ोन उठाते हैं, कौन स्विच बंद करके रखते हैं, लोगों को मिलने नहीं देते। लोग अगर फ़ोन पे अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्विच सारे लोगों के बंद है, हेल्पलाइन बंद है। तो लोगों का गुस्सा किसी ना किसी ढंग से फिर फूटेगा। इस समय जो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, कभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर, कभी जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अपनी एडमिशन्स को लेकर, कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। खास करके अगर आज के दिन की बात करें, 15 अक्टूबर है, आज के दिन की डेट दी गई थी 2G के एक्सटेंशन को लेकर, जहां पर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कीजिए या बच्चों को ये कीजिए कि आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की। वहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फार फ्लंग एरिया से आते हैं, जहां पर मोबाइल के नेटवर्क तक नहीं आते। वो किस तरीके से ऑनलाइन स्टडीज़ की तैयारियां करेंगे? आज भी तमाम लोगों को पता होगा कि आज 15 अक्टूबर को एक और डेट जो है 2G को लेकर एक्सटेंशन की ज़रूर आएगी, क्योंकि अब 4G का ख्वाब जो है जम्मू वाले भूल चुके हैं। देखो, ये सब कुछ इनका ये करने के काबिल है ही नहीं। इनको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ पे 2G का 4G का रखा है सिंबॉलिक, जबकि ज़्यादातर रश जम्मू शहर में, जम्मू ज़िला में कितने लाखों लोग हैं। यहाँ के ट्रेड इंडस्ट्री है, वो इफेक्ट करती है। अभी पंचायतों के चुनाव की घोषणा करते हैं कि हालात ठीक है, जब 4G की बातें करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि हालात ठीक नहीं है। ये खुद ही कन्फ्यूज़ हैं। इनकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखना, सीरियसनेस नहीं बतानी। लोग इनको बचपना समझते हैं, क्योंकि ये लोगों को मूर्ख बताते हैं। और ये नहीं पता कि आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोग आपके बारे में कौन सी विचारधारा रखते हैं। आप कहते कुछ हो तो जनाब हम ये कर देंगे, अभी बोलते हैं कि अब फटाफट फर्स्ट सेकंड भी स्टार्ट कर दें। आप 73 अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट अभी पास नहीं डाल सके। कितने साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए? आप सिर्फ हुकूमत तो अपना टाइम पास करने के लिए निकालते रहे हो, और लोगों के बीच में जो लोगों को राहत देने की बात या बाय 4G ना देना, ये भाजपा स्टूडेंट विरोधी साबित हुई है, भाजपा व्यापार विरोधी साबित हुई है। क्योंकि जो लोग इंटरनेट से अपना बिजनेस करते थे उनको भी नुकसान यहाँ पे हुआ। 2G के चलते लोगों के साथ, बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। आज के इस ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन का दौर यहाँ पे है। लखनपुर से पार सब लोग उसको वेल करते हैं। जम्मू में कौन सी मिलिटेंसी है? अगर जम्मू में मिलिटेंसी नहीं, लोग हमें धमकी भरा पत्र भी जम्मू में देते हैं नेताओं को जी, तो भाजपा चुप क्यों है? कौन सी वजह है? आज आपके भाजपा के पंच सरपंच मारे जा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं भाजपा के लोग। ये कल तक बोलते थे जनाब बिल्कुल ठीक है। ये 250 का आंकड़ा पुलिस वाले छोड़ते नहीं। आज से 5-4 साल पहले भी देखो 250 मिलिटेंट सक्रिय है। 3 दिन पहले की बात सुनो तब भी 250 मिलिटेंट से सक्रिय है। तो इन्फ्लिटेशन कहाँ से? आज तो सरकार भाजपा की है, इन्फ्लिटेशन भी है, सीज फायर वायलेशन भी है, भाजपा के कंट्रोल में है, केंद्र में उनके मंत्री हैं। तो आज बताए, हमें तो ये सवाल पूछना है कि आपने रोंगियों भी बसा दिए, रोंगिए फिर निकालने का कदम नहीं उठाते, मुंह से लफ्ज़ नहीं निकालते, इकट्ठे होकर तो जाओ। कौन आपको रोक रहा है? बसाने वाले भी हो। और आप हम तो मार्गदर्शन नहीं बनेंगे, हम तो इसका विरोध करेंगे।
तो आज इनको जवाब देना पड़ेगा। 1996 से 2002 तक जो भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं और वाजपेयी साहब के लीडरशिप के नीचे रोंगे जिस टाइम के लिए बसाए थे, आपने रिव्यू क्यों नहीं किया? कौन लोग थे जिम्मेवार? तो इसलिए ये दिखते हैं ये राई का पहाड़, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो लोगों को सामने यहाँ पे आ रही है। और किसी ना किसी ज़रूर लोग आज बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रॉपर तौर पे पानी नहीं दे पाए, प्रॉपर तौर पे जो नई व्यवस्था पानी की नहीं कर पाए। दावे बड़े करते थे। मैं समझता हूँ हमारे इलाके में आपने 45 नए डिग्री कॉलेज खोले, आज वो डिग्री कॉलेज में कितने कॉलेज आप लोग खोल पाए हो? आपको ज़मीनें नहीं मिली, 2-3 साल का गुमराह करते हो, पत्थर लगाते हो, तो बिल्डिंग ऑफिशियली कहीं पे बिल्डिंग तैयार नहीं, तो कौन जिम्मेवार है? आज यहाँ के बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करनी है, क्लस्टर कॉलेज कहाँ से 15-15 हज़ार सीटें मिलती थी, अब 6-6 हज़ार निकालते हो, तो कौन मॉनिटरिंग कौन करेगा? आप नौजवानों को और कॉलेज जो पढ़ने के लिए शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके भविष्य के साथ भी खेल रहे हो। मॉनिटरिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं। हमारे टाइम पे भी अगर कई बार वुमेन कॉलेज गांधीनगर में बच्चियों को जो यहाँ गांधीनगर की बच्ची है वो क्यों सिद्धड़ा या दूसरी नगरोटा डंसाल जाएँ? आप सेकंड शिफ्ट लगा दो। आपने अगर कॉलेज खोले, कौन सी कॉलेज की बिल्डिंग आप कंप्लीट कर पाए हो? ये इंसाफ इन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ नहीं किया। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से लोगों के साथ इंसाफ नहीं करी। बच्चे तो नौकरी नहीं, वो पढ़ना चाहते थे। जो कल तक बेटी पढ़ाओ बच्चों के नारे देते थे, आज एक बच्ची जो गरीब परिवार से कहीं से सुविधा नहीं, गांधीनगर के रहने वाले, सपोज मैं गांधीनगर की बात करता हूँ, उसको एडमिशन चाहिए, अपने मर्जी का सब्जेक्ट चाहिए, उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऐसा ब्रैम डाल दिया, जनाब आपको सीट यहाँ नहीं, आपको डंसाल जाएँ, आप नगरोटा जाएं, आप पलोड़ा के दूसरे किसी कॉलेज में जाएं, यहाँ पे एडमिशन नहीं। तो आप डबल शिफ्ट का सिस्टम करें ना। आज़ाद साहब ने भी यहाँ पे डेवलपमेंट की तो ट्रिपल शिफ्ट में कर दी। हमारे असेंबली हॉल बन पाए, हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पे बन पाए। प्रोजेक्ट थे जो डबल शिफ्ट में ट्रिपल शिफ्ट में काम करते थे। आप तो 7 साल का हमारा पार्किंग जो मनमोहन सिंह ने पैसा दिया था उसको ही शुरुआत नहीं कर पाए। आप एयरपोर्ट कितनी देर का बना है, रिस्क जोन पे है, पैसा मनमोहन सिंह ने लाट किया, आप उसकी स्ट्रिप को नहीं बढ़ा पाए। कौन सा साहब सूंघता है? मॉनिटरिंग कौन करता है? तो आज लोगों की जो डेवलपमेंट के फेस लिफ्टिंग कहीं पे भी जम्मू शहर में नहीं, सिर्फ अपने दायरे तक मौजूद है। स्मार्ट सिटी की पब्लिसिटी लेने के लिए बड़े बड़े जो मंत्री इनके रहे पोस्टर लगाते हैं, तो आउटपुट क्या निकला इनको? जैसे स्कूल के अगर बच्चे फेल होते हैं तो टीचर को डिमोट किया जाता है। इन लोगों ने तो सारे विधायक, उप मुख्यमंत्री सब होर्डिंग लगा के जिनवा स्मार्ट सिटी, ये वो मेट्रो स्टेशन का भी गुमराह करते हैं। मेट्रो का तो नाम ही नहीं कहीं पे अभी। तो स्मार्ट सिटी का जब इतने नंबर पे आया तो जम्मू को काफ़ी नुकसान धक्का पहुंचा कि इतने ज़्यादा भाजपा के कारपोरेटर बना दिए, मेयर साहब भी बन गए। तो ज़मीनी सतह पे क्या है? आप नए सफाई कर्मचारी नए वार्डों में नहीं दे पाए, सफाई अभियान पूरा नहीं चला पाए, नई मशीनरी नहीं ले पाए ताकि नाले, अभी हाल में जो फ्लड जो आया कितना नुकसान हो गया। अगर किसी के घर बैठ के किसी को कंपनसेशन नहीं दे पाए, किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, किसानों की फसलों का पिछले जो नुकसान हो उसको भी भरपाई कंपनसेशन नहीं दे पाए, किसानों का जो नुकसान यहाँ पे हुआ। तो किसान विरोधी जो 3 बिल जो लाए, जिस ढंग से लाए, उसका विरोध आज भी किसान सड़कों में है। अगर सब कुछ ठीक होता तो अकाली दल भाजपा से बाहर नहीं आता। तो हरियाणा में ये पोजीशन है, आज तक भी लोग सड़कों के, मंत्रियों का निकलना सड़कों में बवाल हो रहा है। तो ये दिक्कतें यहाँ पे है लोगों की। इसके लिए इनको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए लोगों की दिक्कतों को अपनी दिक्कतें समझे और समाधान करने के लिए कदम उठाए। रमन भल्ला साहब, इसी बीच फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब चाइना जो है वो 370 वापस दिलाएगा, और वहीं पर महबूबा मुफ्ती जी की अगर बात करें तो उनकी डिटेंशन ख़त्म होगी। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है, कल उनको फरूदुल्ला साहब ने और उमरुद्दुल्ला साहब ने अपने घर पे भी बुलाया था मीटिंग के दौरान, और आज भी ऑल पार्टी मीटिंग है। क्या लगता है एक इस बयान को लेकर कि चाइना अब 370 वापस दिला सकता है, और ऊपर से आज की मीटिंग जो डिसाइड करेगी कि आगे सियासी गतिविधियाँ किस तरीके से? ये उनकी पार्टी का अपना मैंडेट है, ये वो अपनी पार्टी की विचारधारा वो ही खुद ही जवाब दे सकेंगे। हमारा तो ये है, जिस ढंग से आपने पूछा महबूबा को रिलीज़ हुआ, ये करने वाले भी अंदर थे। ये तो उस वक्त करते ना जब मोदी साहब के सामने मुफ्ती साहब ने कहा था, उस वक्त एक्शन लेते कि मिलिटेंट का शुक्रिया। उस वक्त मोदी साहब को ये था कि मेरी हुकूमत बन जाए, मुफ्ती साहब जो बोले बर्दाश्त कर लेना, चुप करके बैठ रहना, टाइम निकालें। उस वक्त नहीं इनको याद आया, उस वक्त वो सेल्फ रूल उनका मुद्दा था। आज महबूबा जी भी उसी मुद्दे पे है, सेल्फ रूल पे, 370 को मजबूत करने के लिए भी वहाँ पे है। तो जब सरकार बनानी थी तो महबूबा बहुत अच्छी थी। जब ये सरकार में हमारा एक स्पीकर था यहाँ का, जब उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लोन साहब ने कहा, कौन सा FIR लगा पाए ये लोग? कहीं पे भी FIR नहीं लग पाया। तो इसलिए इनके करनी ये किस ढंग से करते हैं, किस ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सजाद लोन जो किसी और विचारधारा का था,
तो भाजपा ने तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो ये किस ढंग से ये पाठ पढ़ाना चाहते हैं किसी दूसरे को? ये अपना मंथन करें। और हमें लगता है कि जो स्थिति जिस ढंग से है, लोग अपने विकास के डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी सुविधा चाहते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दे नहीं पाई। इसलिए हमें मांग पहले भी थी, आज भी है कि हमें फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की और रोज़गार के सिलसिले में, ताकि लोगों को रोज़गार मिल पाए। आज मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि बाहर से किसी को नौकरी नहीं मिल पाएगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी बाहर के किसी को नौकरी नहीं देगी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भाजपा के लोगों ने भेड़ बकरी समझ रखा क्या? इसका जवाब सही वक्त में देंगे। भाजपा के 25 एमएलए, इतने मेंबर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हो उसमें मिनिस्टर, और जम्मू में बाहर वालों को चपरासी की नौकरी भी दे दोगे। तो पहले आप देखो कि आपका मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर या हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, उसका विचारधारा क्या है। और जम्मू के तो आपने डिग्रेड कर दिया। भाजपा तो इसी से नहीं निकल गई, ये डिप्रेशन में जाएगी आने वाले दिनों जब जुबान आपका जोर पकड़ेगा कि जम्मू को डाउन ग्रेड करने वाले, डिग्रेड करने वाले भाजपा के लोग हैं। सर, बैक टू विलेज की बात करें, बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, अब बैक टू विलेज जब 3 की शुरुआत हुई तो लोगों को लगा क्या पता अब पहले से बेहतरी कुछ होगी, लेकिन बहुत सी जगहों पर बैक टू विलेज को 3 को जो है बॉयकॉट किया गया। और उनका ये कहना है इस बार भी आए पिछली बार की तरह और देख के चले गए कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट होनी है, ये होनी है, लेकिन वो कागज़ पत्रों तक जिस तरीके से पहले रह गई थी। और उनको उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। ये सारे कागजी घोड़े हैं भाजपा को दिखाने के लिए कि कागजी घोड़े, बैक 1 हो, बैक 2 हो, बैक 3 हो, कहीं पे भी डेवलपमेंट के काम जो उन लोगों से वादे किए थे नहीं उतरे। नरेगा की लाइबिलिटी ये पूरे लोग नहीं कर पाए। तो वो लोग चाहिए तो ये था जो पिछली दफ़ा गए वही आदमी को डिप्यूट करते, उस इलाके में जाते। वो कौन सा चेहरा लेके उन लोगों के बीच में जाते थे जो दावे किए थे? नहीं जा पाए। गवर्नर साहब महसूस करते हैं कि वाकई देश जो है वो देहातों में बसता है। नरेगा को मजबूत करना ज़रूरी था। मोदी साहब ने कहा, वर्ल्ड की सारे ओपिनियन ये थी, नरेगा बहुत अच्छा एक्ट लगाया जिससे 100 दिन का रोज़गार मिले। तो रोज़गार कहीं नहीं नरेगा के तहत दे पाए। जिन लोगों की लाइबिलिटी है, सिर्फ ठेकेदार की लाइबिलिटी, पंच सरपंचों की नहीं, जिन्होंने मटेरियल सप्लाई किया उनका क्या कसूर है? भाजपा और पीडीपी के ज़रिए इतनी लाइबिलिटी अगर बनी तो कौन जिम्मेवार है? भाजपा खुद मंथन करे। आज देहातों में लोग परेशान हैं। यही एक वजह थी कि पंच और सरपंच को, हमारे लोगों का कहना था कि पंच और सरपंच जिस ढंग से पहले नॉन पार्टी पे बेस पे चुनाव हुए हैं इसी ढंग से करो। तो भाजपा ने बड़ा दावा करके, जनाब हम पार्टी बेस पे करेंगे, चेयरमैन बनाएंगे। जब काशी बन पाए तो भाजपा को जब चेहरा देखते थे शीशा भी टूटता था। जनाब आपके पीछे तो मोदी साहब हैं, आप तो काशी चेयरमैन बना पाए। आज भाजपा को क्यों यू टर्न लेना पड़ा नॉन पार्टी बेस पे? भाजपा की फेलियर है क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं दे पाई। कांग्रेस जो कहती थी, आज लोगों ने महसूस किया, भाजपा ने भी महसूस किया, कांग्रेस ठीक थी। आज नॉन पार्टी बेस पे ये यू टर्न लेते होते हैं, पहले पार्टी बेस पे फिर नॉन पार्टी बेस पे, तजर्बे पे तजर्बा यहाँ पे करते हैं। तो ये दिखाई देता है आम लोगों को, भाई इससे पहले जो कांग्रेस थी वही ठीक थी, जिसने 100% चुनाव करवाए। कांग्रेस ने जब पंचायतों के चुनाव कराए 12,000 पोस्टें पंच सरपंचों की खाली नहीं रही। ये भाजपा की सरकार थी जिसके पीछे मोदी साहब थे कि हम पूरा, अमित शाह साहब थे, पूरी पंचायतों के चुनाव हुए, 12,000 पोस्टें क्यों खाली रही? इन्होंने जो चेयरमैन बना दिए 300 से, तो चेयरमैन जो बन पाए वो अपनी पंचायतों से, सरपंच से इस्तीफा भी देंगे, वो भी पोस्ट खाली है। तो जमहूरियत में ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी जो है वो पंचायतों के मेंबर, पंच और सरपंच जिंदा रखते हैं। आज वो जमहूरियत कहीं ना कहीं उसको खतरा है इस भाजपा की गलत नीतियों के कारण। सर, एक आखिरी सवाल, बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं वो एक बार हॉस्पिटल का दौरा करें। उससे पहले अटल डुल्लू जी जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं उन्होंने दौरा किया, भटनागर साहब ने दौरा किया, लेकिन लोगों को लगा जब एलजी साहब दौरा करेंगे उसके बाद वहाँ के हालात जो हैं उनका फ़र्क पड़ जाएगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मान के चले, वो कहते हैं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है अगर हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से नारायणा हॉस्पिटल जाते हैं? ये भाजपा की नीतियाँ जो थी, लोगों का गुस्सा का कहर इनको झेलना पड़ा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बड़ा, उनको पता था कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है। बार बार प्रोग्राम देने के बाद कभी भटनागर साहब आए, कभी दूसरे आए, लास्ट में उनको जाना पड़ा। और मैं मशकूर हूँ, चलो गए। और उसके बाद भी ऑक्सीजन की, दूसरी चीज़ों की कमी है।
आप देखें कि लखनपुर में कितने लोग पंजाब की तरफ जा रहे हैं, डीएनसी की तरफ जा रहे हैं, एक बस्ती है वहाँ पे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रुकने, ये मंथन करने की ज़रूरत है। सिर्फ दौरा लगाने से नहीं कि सिंपल पब्लिसिटी पे दौरा लगा दिया। आज प्रिंसिपल के जो पिछली स्टेटमेंट देखें, कौन सा दबाव था, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर कहीं डॉक्टर की पोस्ट खाली है तो उसको भरा नहीं जा रहा, स्टाफ नर्सिस की पोस्ट खाली है उनको भरा नहीं जा रहा। पूरा फुल्ली इक्विप करने की ज़रूरत यहाँ पे थी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त सेहत संबंधी जो व्यवस्था यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। वो सिंपल एक टूर से कुछ नहीं होने वाला और भाजपा इसकी जवाबदेही है। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर खुद यहाँ पे आए ना, देखें क्या बात है, किस ढंग से कौन सी व्यवस्था चाहिए। वेंटिलेटर अभी भी सवालिया निशान है कि वेंटिलेटर है तो पीछे सिस्टम पूरा नहीं चलाने वाला। आप हर एक चीज़ को लेके सिर्फ कोविड पे ध्यान देना और नॉन कोविड को नज़रअंदाज करना। तो नॉन कोविड को जब नज़रअंदाज किया गया तो वो भी लोग मौत का शिकार यहाँ पे हुए। दोनों को बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी उम्मीदें हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि उन्होंने एक सियासी लोगों को के साथ मुलाकात करने का शुरुआत यहाँ पे की। असली फीडबैक मिलेगी और उसके मुताबिक वो काम करने में सक्षम हो पाएंगे, ये वक्त दिखाएगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमने आज रमन भल्ला जी से बात की और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितने मुद्दे जो हैं वो हल हो सकते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइसेस के साथ। गौरव के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।